हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आधुनिक भारत के इतिहास डेली क्विज सीरीज की शुरुआत की है। अपने इस डेली क्विज सीरीज के अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 2 पार्ट आ चुके हैं। उम्मीद है कि आपने उन दोनों पार्ट्स को कवर किया होगा, उसमें बताई गई बातों को आपने सीखा होगा और ये भी जाना होगा कि यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर में हमें किस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करने की आवश्यकता होती है। तो आज हम अपने इस पार्ट 3 के अंतर्गत कुछ नई चीज़ों को सीखेंगे और ये भी समझने का प्रयत्न करेंगे कि यूपीएससी के प्रीलिम्स के प्रश्न में हमें किन बातों में सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। तो बिना देरी के अपनी क्लास की हम शुरुआत करते हैं, ताकि आप में से किसी भी बच्चे का किसी भी प्रकार का समय व्यर्थ ना हो। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है 18वीं सदी के भारतीय विदेश व्यापार के संदर्भ में। ठीक है, अब आपके दिमाग में तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए कि 18वीं सदी की अगर बात हुई है तो इसका मतलब हुआ 1701 से लेकर 1799। एक बात और क्लियर कर दूं, कई बार किताबों में सदी की जगह पे शताब्दी लिखा होता है। ठीक है, सदी की जगह पे शताब्दी, दोनों लगभग एक ही हैं। ठीक है, आपको शताब्दी का मतलब पता है कहाँ पे? जब आप रीजनिंग पढ़ते होंगे, रीजनिंग में आपने हमसे जब कैलेंडर का टॉपिक पढ़ा है तो वहाँ आपने शताब्दी भी पढ़ा है, लीप वर्ष भी पढ़ा है, सारी चीज़ें पढ़ी हैं, है ना। तो उस चीज़ को हम यहाँ रिकॉल नहीं करेंगे, लेकिन आपको शताब्दी का मतलब पता है कि जिसमें शून्य होते हैं, ठीक है, या जो 4 डिजिट की संख्या में आ जाती है। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर, क्लियर हो गई। तो ये चीज़ें आप जानते हो। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, हमने इन 3 लाइंस को पढ़ा। पहली लाइन कह रहा है कि भारत के यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए 18वीं सदी में। क्या ये बात सही है? तो आपको पता होना चाहिए कि जी हाँ सर, उस समय यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए थे, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आ चुकी थी भारत में। क्लियर? तो यहाँ पे एक ऑप्शन तो सही हो गया। अब एक सही है तो ये हमारा कट जाएगा और ये वाला भी कट जाएगा। ऐसे आपको करना है, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक है, दूसरी लाइन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हुई। सीधी सी बात है, कोई भी अर्थव्यवस्था अगर अपने आंतरिक और बाह्य व्यापार के रूप में जुड़ती है तो उसमें संपन्नता आती ही आती है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, तेजी शब्द आया है सर, ये एक्सट्रीम वर्ड होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तेजी एक्सट्रीम वर्ड नहीं है। जैसे आप तेज वर्ड जो होता है ना, ये एक्सट्रीम नहीं होता है। तेज को एक्सट्रीम कब बनाया जाएगा? अत्यधिक तेजी से। ये अत्यधिक जब लगेगा तब इसको हम एक्सट्रीम कहेंगे, तब ये एक्सट्रीम होता। अब ये नॉर्मल है, मॉडरेट है। ठीक है, तो मॉडरेट है तो ये बात भी सही है, क्योंकि जब जुड़ेंगे तो इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी सही है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में तो ये बात पहले ही आ गई होगी। कौन सी बात? आपको हमने पीछे की क्लास में बताया क्या कि जब आपके ऑप्शन बचे हैं तो आप ऑप्शन के विकल्पों को चेक करो। यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी 2 है। तो हमें दूसरा तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी, हमको पहले को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये तो सही होंगे ही होंगे, हमें तीसरा देखना है। इसीलिए कई बार बच्चे पूरा प्रश्न तो पढ़ लेते हैं लेकिन विकल्पों पे ध्यान नहीं देते हैं और अपना आधा घंटा इसी में बर्बाद कर देते हैं। अरे यार, ये सही होगी लाइन की गलत होगी। तो ज़्यादा पागलपन मत करना। जब यहाँ ये सॉल्व कर रहे हो ना तो यहाँ पर तुरंत देख लो कि अब ये 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है। तो हमें इस लाइन को तो पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, हमारा फोकस अब इस पर होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, इस समय भारत में सर्वाधिक तेजी से सोना और चांदी का आगमन हुआ। आप मुझे एक बात बताओ, जब आपने हमसे मॉडर्न इंडिया की क्लास की है जीएस में, तो वहाँ मैंने आपको एक सज्जन का नाम बताया है ना, प्लिनी। ये बेचारा रो रहा था। इवन डीफो नाम का एक पर्सन है, वो भी रो रहा था। ये दोनों क्या कहते थे? कहते थे यार, हमारे घर के जो कमरे के जो चद्दर है ना, जो डोर पे लगाते हैं हम लोग पर्दे, वो भी भारत के हैं। और हमारे यहाँ का जितना भी सोना है ना, वो भारत अपने यहाँ ले जा रहा है और उसको दफन कर दे रहा। कहने का अर्थ क्या? उनका कहने का अर्थ ये था कि हम लोग तो भारत से बहुत सारी चीज़ें परचेज कर रहे हैं, लेकिन भारत हमारे यहाँ से कोई चीज़ परचेज नहीं करता है, नाम मात्र की करता है। और वो हमारे देश का जो सोना चांदी है वो शब्द यूज करता है बुलियन, वो भारत अपने यहाँ दबा कर रखता जा रहा है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखे हुए थे अंग्रेज
कि भैया अब हम यहाँ से लूटेंगे और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के तहत अपनी टेम्स में निचोड़ देंगे। ठीक है, और यही उन्होंने किया। क्लियर हो गई बातें? तो यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन क्या हैं आपके? तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सत्य हैं। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। तो अब देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। ये आप यहाँ पे डिटेल ये जो डिस्कशन है आप ये पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेज व्यापारियों के संदर्भ में, अंग्रेज जो व्यापारी, देखो आपको एक बात बताएं, जो ब्रिटिशर्स थे ना, जो ब्रिटिशर्स थे, वैसे मैं मॉडर्न इंडिया में आपको पढ़ाता हूँ, ये कहने को व्यापारी थे, कहने को व्यापारी थे। इनके पीछे या इनके सर पर जिसका हाथ था वो थी ब्रिटिश सरकार। ठीक है, ब्रिटिश सरकार को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर हम डायरेक्ट भारत में गए और भारत में जाकर डायरेक्ट हम वहाँ के लोगों से लड़ने लगे, वहाँ के राजा से लड़ने लगे, तो कूट दिए जाएंगे और जनता वहाँ की जान जाएगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे छोटा सा एग्जांपल वर्तमान में भी चलता है, मान लो कल को अंबानी अपने बेटे को सीएम या पीएम बना दें या महाराष्ट्र में विधायक के लिए खड़ा कर दें, तो लोग यही कहेंगे ना कि अंबानी यार राजनीति में आना चाह रहे हैं और ये लोगों का शोषण करेंगे। ठीक, अंबानी ये नहीं करते हैं, अडानी भी ये नहीं करते, बड़े बड़े जो व्यापारी हैं वो ये नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो व्यापारी के रूप में अपने आप को बनाए रखते हैं। ठीक है, और सरकार अपनी बना देते हैं। पहले क्या होता था, सरकार व्यापारी को यूज करती थी, अब क्या है, व्यापारी यूज करता है सरकार को। और एक और बात बता दूं, ये जो मैंने लाइन अभी बोली ना, ये पूरी तरह से सत्य नहीं है कि पहले ऐसे नहीं होता था। पहले भी क्या होता था, व्यापारी ही सरकार बनाते थे। जो ब्रिटेन की संसद थी उसमें लॉर्ड्स होते थे, लॉर्ड्स जो होते थे वो जमींदार होते थे, वो भी एक तरीके के व्यापारी ही होते थे, और वही संसद में जाते थे, अपने अनुरूप नियम कानून बनाते थे या बनवाते थे। जैसे अभी आप अमेरिका का इलेक्शन देख रहे होंगे, अगर आपकी नज़र होगी उस पर थोड़ी बहुत, तो आप देखना वहाँ पे एक सज्जन है ना, टेस्ला कंपनी का मालिक एलॉन मस्क, मतलब उस पर्सन से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, और शायद वो दुनिया का मुझे इकलौता ऐसा पर्सन लगता है जिसकी डिक्शनरी में ना इम्पॉसिबल और नथिंग जैसे वर्ड है ही नहीं। मतलब वो काम करता है जो दुनिया कहती है यार नहीं हो सकता। सोचो दुनिया, अभी हम भारत वाले रीयूजेबल रॉकेट बना रहे हैं, सोचो हम लोग बना रहे रीयूजेबल रॉकेट कि यहाँ से जाए और वापस धरती में आ जाए, और धरती में कहाँ है, समुद्र में गिर जाए, या धरती के जो हमारा ट्रैक है पुष्पक जो हमने बनाया है ना, रनवे पे उतर जाए। ई का किया है टेस्ला वाला, आज इसने जानते हो अभी मतलब 2 दिन पहले क्या किया, इसने एक रॉकेट भेजा, और जिस प्लेटफॉर्म से रॉकेट भेजा, जैसे भारत सतीश धवन से भेजता है, तो जिससे गया उसी में आया और उसने पकड़ लिया, उसको स्पंज कर लिया। आप देखिएगा वीडियो, मतलब जकड़ लेता है उसको तुरंत, जैसे होता है ना कि हम किसी के साथ गले मिलते हैं तो उसको जकड़ लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही किया। और इस चीज़ को लेकर नासा हैरान है, और उससे भी बड़ी हैरानी जानते हो क्या है, ये जिसने प्रोग्रामिंग की थी वो कोई अमेरिकन पर्सन नहीं है, वो इंडिया का आईआईटी इंजीनियर है, वो एलॉन मस्क की कंपनी में काम कर रहा है। और ये शायद हमारी भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी धिक्कार की बात है कि वो हमारे देश के युवाओं को हमारे देश में ही अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है। और ये लोग सोचो यूरोप में जाके टेस्ला जैसी कंपनी के लिए काम करते हैं, और टेस्ला वाले हमें सर्विस बेचते हैं और हमसे पैसा कमाते हैं, मतलब हमारे देश के ही टैलेंट। इसी को बोलते हैं ब्रेन ग्रेन थ्योरी। हमारे यहाँ का जो ब्रेन है वो वापस चला गया है अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों में, क्योंकि हम लोग इतना पैसा देते नहीं, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स ज़्यादा है। हमारे यहाँ बच्चे तैयार किए जा रहे हैं आजकल किस चीज़ के लिए, ये भंडारा है ना, रैली, नेता की रैली है ना, या जय श्री राम है ना, अल्लाहू अकबर, इन चीज़ों के लिए तैयार किए जा रहे हैं हमारे यहाँ युवा। और वहाँ युवा तैयार किए जाते हैं इन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। ये गड़बड़ है। हमारे यहाँ ड्रामा क्या चल रहा है ना, साधुता का वो आवरण ओढ़कर उद्दंड मचाया जा रहा है। पहले क्या होता था हमारे यहाँ, देखो साधु संत हमारे यहाँ बड़े नॉर्मल रहे हैं, अब उद्दंडता मचाई जाती है। जय श्री राम, पहले जय श्री राम नारा नहीं था। और आपको भी पता हो हमारे रामायण महाभारत सॉरी रामायण आप पढ़िए दोनों, किसी में ये नारा नहीं है जय श्री राम। आपको पता होना चाहिए जय श्री राम है ही नहीं। क्या नाम है वहाँ पे, जय सिया राम।
जय सिया राम, जय श्री राम नहीं आता है वहाँ पे, जय सिया राम आता है। और जय सिया राम भी कैसे कहा जाता है? सामान्य पूर्वक। और गांव में आपने देखा होगा राम राम कहा जाता है ना, राम राम भाई साहब। तो इसमें कहाँ कट्टरता होती है, लेकिन आजकल हम लोग राष्ट्रवाद के अतिवादिता के शिकार हैं। खैर कोई बात नहीं, जो मुझे बताना था वो मैंने आपको बता दिया। हाँ सर बता दिया। अब वापस आते हैं अपने इस क्वेश्चन के ट्रैक में, ठीक है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अंग्रेज व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इन्होंने मछलीपट्टनम के बाद फोर्ट सेंट जॉर्ज को व्यापार का मुख्य केंद्र बनाया। पीछे की क्लास में आपने पढ़ा कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पे था? मद्रास में। फोर्ट विलियम कहाँ पे था? कलकत्ता में, ठीक है। तो क्या ये लाइन सही है कि इन्होंने इसके बाद फोर्ट सेंट जॉर्ज में अपना केंद्र बनाया? तो बिल्कुल सही बात है सर। तो पहली लाइन हमारी यहाँ पे क्या हो गई? सत्य, और हमसे सत्य ही पूछा है तो हम इसको कट कर देंगे और इसको भी कट कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब पहला सही है तो जिसमें पहला नहीं होगा वो गलत हो जाएगा। दूसरी लाइन क्या कह रहा है? इन्होंने गुजरात से लेकर हुगली तक, हुगली का मतलब आज का पश्चिम बंगाल, हुगली तक तथा मछलीपट्टनम से लेकर सिंधु नदी तक व्यापारिक वर्चस्व बनाए रखा। सीधी सी बात है, इन्हीं का तो जलवा था, ठीक है। तो ये बात भी सही है। तो पहला और दूसरा यहाँ पे दोनों सही हैं, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो गया, ठीक। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज को क्यों बनाया होगा? आपको भी पता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज मतलब मद्रास, मतलब आज का चेन्नई। तो ये एरिया क्या है? कोरोमंडल का क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे कब्जा करने के लिए कोरोमंडल पे यहाँ कर लिया, कोंकण पे यहाँ पे कर लिया, ठीक है। और उत्तरी सरकार पे इधर कर लिया था। मालाबार बचा था जिसके कारण वो लड़ाई लड़ रहे थे, किससे? टीपू सुल्तान से, मैसूर से, ठीक है। सिंध पे उधर कब्जा कर ही रखे थे। ये सब आप मॉडर्न इंडिया में पढ़े हो, क्लियर हो गई बातें। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ लेना। नील के बारे में ये सब मैं बता ही रखा हूँ पीछे की क्लास में। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है हाल के दिनों में, 2023 के या शायद 22 के प्रश्न पत्र में आया है, पादरी को लेकर, चर्च को लेकर, ठीक है। तो ये एक बेसिक फैक्ट है, कॉमन सेंस से आपको यूज करना है और आपका आंसर इसमें निकल आएगा। क्या कह रहा है? कह रहा है जेसुइट सोसाइटी ऑफ जीसस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे हमारे यहाँ संस्थाएं होती हैं ना हिंदू धर्म को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। जैसे इस्लाम को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, वैसे हिंदू धर्म को प्रमोट करने के लिए हैं। जैसे कृष्ण से रिलेटेड संस्था है, प्रेमानंद महाराज जी की संस्था है ना, और आपके अयोध्या की संस्था अपनी अलग है, शिरडी के साईं बाबा की अलग है, तिरुपति की अलग है, सबकी अलग अलग संस्थाएं। वैसे ही ईसाइयों में भी कई संस्थाएं होती हैं, उनमें कुछ जेस्यूट कहलाते हैं, है ना, कुछ एंग्लिकन कहलाते हैं, है ना, कुछ मतलब आप कह सकते हो एक नाम और आता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है ना, बड़ा अच्छा नाम है। तो 3-4 नाम है मतलब इनके, तो अलग अलग नाम से संदर्भ किया जाता है, ठीक है। तो ये जेस्यूट उन्हीं में से एक हैं। तो इनके बारे में आपसे प्रश्न पूछा है। कह रहा है कि मुगल दरबार के यूरोपीय विवरणों में जेस्यूट वृत्तांत सबसे पुराने हैं। आप में से जिन बच्चों ने अकबर के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अकबर जब अपना दीन इलाही धर्म चलाता है तो मॉन्सरेट और एक्का बीवा जैसे लोगों को बुलाता है, ठीक है। तो उस समय भी तो ईसाई आए थे और उसमें भी कई सारी मिशनरियाँ थीं, मतलब इनको मिशनरी बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, मुगल दरबार के विवरणों में इनका विवरण पुराना रहा होगा। तो ये बात सही है, तो ये बात सही है, हमने यहाँ पे एक टिक कर दिया। तो ये वाली लाइन सही हो गई, ये हमारी गलत हो गई, ठीक। अब बात आती, पुर्तगाली राजा जेसुइट प्रचारकों की मदद से ईसाई धर्म के प्रचार में रुचि रखता था। बिल्कुल सही बात है। देखो, जो यूरोप के लोग थे, ठीक है, उनके 2 उद्देश्य थे शुरू से ही। पहला था उनका व्यापार करना और दूसरा धर्म का प्रचार करना। मतलब वो ये कहते थे कि एक हाथ में तलवार और एक हाथ में धर्म की ध्वज पताका लेकर चलो। तलवार का मतलब वही व्यापार से संबंधित, ठीक है। अगर वो धर्म नहीं मानते हैं, अगर उनको एडॉप्ट नहीं करते हैं तो उनको ख़त्म कर दो। और आज भी ये परंपरा है। आज भी जो आप ये धर्मांतरण शब्द सुनते हो, ये वास्तव में इसी चीज़ से रिलेटेड है कि वो आपको व्यापार का लालच देंगे कि तुमको ये फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा होगा, तुम इसमें कन्वर्ट हो जाओ, उसमें कन्वर्ट हो जाओ, है ना। जैसे भारत में मुखर्जी नगर में आप अगर कन्वर्ट होना चाहते हो ईसाइयत में, क्रिश्चियनिटी में, तो बहुत आपकी सेवा करेंगे, आपको सब कुछ बॉर्नवीटा वगैरह सब कुछ लाएंगे। मैं कर चुका हूँ ना ये चीज़ें।
कई लोगों को उस समय लग रहा था कि मैं अब क्रिश्चियन बन गया हूँ, और जब मैं इस्लाम पढ़ने लगा तो कईयों को लगने लगा, मेरे आज भी जो जान परिचित के लोग हैं तो वो ये तक कहने लगे थे, यार तुम तो मतलब अल्लाह अकबर और दुनिया भर की चीज़ें, 5 वक्त की नमाज सब अदा करने लगोगे। मैंने कहा हाँ भैया क्या करें, जबकि उनको ये पता ही नहीं था मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ सारे धर्मों पे कि क्या डिफरेंस है गीता में और कुरान में, क्या डिफरेंस है हदीस में और गीता में, क्या डिफरेंस है गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल में। मैं ये अध्ययन कर रहा था, उनको लग रहा था मैं कन्वर्ट हो रहा हूँ। ईसाई वालों को तो ये लग रहा था अब तो ये कन्वर्टेड ही हो गया है जबकि ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो गया। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं, ये बेसिक प्रश्न है, अगर आए तो आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको पढ़ा हुआ नहीं है, कॉमन सेंस यहाँ चाहिए था क्योंकि आपको पता होना चाहिए अकबर ने ऐसा कुछ किया था। ठीक, बाकी आप पढ़ लेना यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं पहले ही आपको बता रखा हूँ है ना, पहले ही पार्ट में, कि अंग्रेजी कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम स्थायी केंद्र कौन सा था। आप सोच रहे हो कि जब बता रखे थे तो यहाँ पे क्यों दिया, यहाँ पर हमने इसलिए दिया था क्योंकि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं आपको पहले ही पार्ट में सब क्लियर कर दूंगा, और दूसरी चीज़ मुझे ये भी आप इससे उम्मीद नहीं है कि आपने पहले पार्ट में वो चीज़ें सिनॉप्सिस के रूप में लिखी होंगी, तो कम से कम क्वेश्चन के रूप में आपके पास रहेगा तो आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए। ठीक है, बाकी पणजी को आपको याद नहीं रखना, मछलीपट्टनम के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, कि साउथ इंडिया में पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में ही लगाई थी। मद्रास का फोर्ट सेंट जॉर्ज के रूप में जानते हो। सूरत के बारे में आप जानते हो कि अंग्रेजों ने भी यहाँ कंपनी इस्टेब्लिश की थी और फ्रांसीसियों ने भी यहाँ पे कंपनी इस्टेब्लिश की थी, है ना। डचों ने मछलीपट्टनम में की थी, ये आपने पीछे की क्लास में पढ़ रखा है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। क्लियर हो गई बातें, ये आपको चीज़ें पढ़ लेना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बन सकता है, क्या बन सकता है कि अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक गतिविधि पश्चिमी तट पर, मतलब ऐसे बन सकता है कि अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया। ठीक है, और आपको कई शहरों के नाम दे देगा, सूरत दे देगा, अहमदाबाद दे देगा, ऐसे करके कई सारे नाम दे देगा, बम्बई दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए सूरत। ठीक, और मुंबई नहीं देगा, बम्बई देगा उस समय, क्योंकि उसमें गुजरात का काफ़ी सारा हिस्सा लगता था। ठीक है, अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न है, अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर स्थित मद्रास पट्टनम, यही मछलीपट्टनम में व्यापारिक चौकी स्थापित की। ठीक है, अंग्रेजों ने मद्रास पट्टनम में बसने का अधिकार स्थानीय तेलुगु सामंतों से खरीदा था, मतलब जो वहाँ पे तेलुगु लोग रहते थे, क्या उनसे इन्होंने परचेज किया था राइट, कि क्या हम यहाँ पे साहब रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। डच प्रतिद्वंदियों के कारण अंग्रेजों को मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी, है ना। देखो ये की अलग लिखा है, ले अलग लिखा, तो अजीब लग रहा था लेबंदी, ये एक ही है भैया, किलेबंदी। ठीक है, किलेबंदी करनी पड़ी। तो आप मुझे बताओ, क्या ये ऊपर वाली लाइन सही नहीं है। सर ऊपर वाली सही है, तो एक युग्म सही हो गया। अब एक सही हो गया तो ये ऑटोमेटिक कट गया, हाँ सर कट गया। क्या बसने का अधिकार स्थानीय तेलुगु सामंतों से खरीदा, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन अगर कॉमन सेंस आप लगाओगे कि तमिलनाडु में कौन रहते हैं, तेलुगु लोग रहते हैं। ठीक है, तो क्या उन्हीं से खरीदा होगा, बिल्कुल खरीदा होगा। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाता है, सही। तो 2 युग्म आपके सही हो जाते हैं, ये आप कट कर दो। अब बात आती है डच प्रतिद्वंदता के कारण, तो डच के कारण नहीं, मद्रास वास्तव में फ्रांसीसियों के कब्जे में था। ठीक है, फ्रांसीसियों के साथ प्रतिद्वंदता हुई थी, और इसी को आगे चल के मैंने आपको बताया था वॉन्डिवॉस की लड़ाई होती है और उसमें इनकी पूरी की पूरी प्रतिद्वंदता समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, वॉन्डिवॉस की लड़ाई कब होती है, 1759 के बाद। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, मैंने शब्द बोला 1759 के बाद, इसलिए आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। चलो सही डेट आपको बता देते हैं, 1761 का टाइम पीरियड था, 1761-60, कहीं 60 मिलता है कहीं 61 मिलता है। ये किससे रिलेटेड है फिर, बेदरा की लड़ाई से। ठीक, तो यहाँ पे हमारे क्या हुए, 2 युग्म सही हुए, ये वाला गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे फ्रांसीसी प्रतिद्वंदता होनी चाहिए। क्लियर हो गई बातें, हाँ सर क्लियर हो गई बातें, बाकी आपको याद नहीं रखना है। अच्छा एक चीज़ है, यूपीएससी कई बार यहाँ पे मद्रास पट्टनम की जगह चेन्नापट्टनम ऐसे शब्द देती है ना। ये इस पर मैं एक आपको कभी डिस्कस करके एक वीडियो बनाऊंगा, है ना,
किस चीज़ को लेकर? जैसे आप साउथ इंडिया जाओगे तो पट्टनम शब्द मिलेगा, है ना। नॉर्थ इंडिया में रहोगे तो पुर शब्द मिलेगा, कानपुर, नागपुर, उदयपुर, रायपुर, है ना। इनका क्या अर्थ होता है? और जब आप ऊपर जाओगे तो दून मिलेगा, है ना। उत्तराखंड वगैरह खंड क्षेत्र मिलेगा। इधर राजस्थान में जाओगे तो यहाँ अलग नाम हो जाएंगे। तो इस पर मैं एक वीडियो आपको बना के दूंगा या किसी क्लास में डिटेल में बताऊंगा ज्योग्राफी वगैरह में कि ऐसा क्यों है भारत के बारे में, ठीक है। तो बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। तो इस तरीके से आपका ये आज का कुछ पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आज आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। हालांकि आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्विज हमारे पास थे नहीं, नाम मात्र के क्विज थे, इसलिए हमने इन चीज़ों को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लिया। बाकी आपको एक बेसिक बात बतानी जो कि आपको पता है ऑलरेडी पहले से ही, कि आप में से जिन बच्चों ने श्री IAS एकेडमी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया वो डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं। डेली क्विज की सीरीज वहाँ पे डिटेल में कवर कराई जाती है 11,000 क्विज के साथ में। तो आप चाहे तो वहाँ पे डाउनलोड करके अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। और ये 21 अक्टूबर से हमारी सीरीज़ शुरू है। बाकी यूट्यूब चैनल पर आप लगातार चाहे देखते भी रहें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में या कहें पार्ट 4 में अपने कुछ नए क्विज के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।